जहाँ मैंने प्रोटेस्टेंट आंदोलन आपको पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसने महाजनी और मुनाफाखोरी को प्रोत्साहन दिया था। तो हियर यू कम टू नो कि महाजनी एवं मुनाफाखोरी, महाजनी एवं मुनाफाखोरी को प्रोत्साहन, महाजनी एवं मुनाफाखोरी को प्रोत्साहन। इससे क्या होगा? इससे पूंजीवाद का विकास, पूंजीवाद का विकास। एक जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर, उसने एक पुस्तक लिखी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो यह प्रोटेस्टेंट आंदोलन है, वह यूरोप में पूंजीवाद, बल्कि इतना भी कहा जाता है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आरंभ होने के पीछे भी प्रोटेस्टेंट पंथ की भूमिका मानी जाती है, क्योंकि ब्रिटेन ने तो बहुत आरंभ में ही हेनरी अष्टम के समय ही, हेनरी एट किंग था, तो उसने रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था से अपना संबंध तोड़ लिया था और उसका अपना पृथक एंग्लिकन चर्च बना था। और ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंटों का प्रभाव था। ब्रिटेन एक प्रोटेस्टेंट कंट्री था और वहाँ के प्रोटेस्टेंटों को प्यूरिटन्स कहा जाता था। तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट धर्म ने भी पूंजीवाद को प्रोत्साहन दिया। यानी ब्रिटेन में अगर औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई तो उसमें इस फैक्टर को माना जाता है। और फिर आप नेक्स्ट वन देखते हो, धर्म सुधार के बाद आप एक देख लो प्रबोधन। तो प्रबोधन का क्या है? तो प्रबोधन ने मध्य वर्ग को सशक्त बनाया, मध्य वर्ग को सशक्त, मध्य वर्ग को सशक्त बनाया। प्रबोधन ने क्या किया? तो मध्य वर्ग को सशक्त बनाया, यानी अधिक ताकतवर बनाया इसने मध्य वर्ग को। और दूसरा प्रबोधन कहा सशक्त बनाया और यही मुक्त अर्थव्यवस्था, आपको याद होगा एडम स्मिथ और मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति को प्रोत्साहन दिया। तो खैर ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति उसमें मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति की भूमिका है, लेकिन बाकी जगहों पर जो औद्योगिक क्रांति हुआ है उनका अपना अलग अलग मॉडल रहा है, और क्यों पृथक मॉडल बनाया गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मुक्त अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन, अब ये पहलू तो आपका हो गया। और फिर यूरोप के संदर्भ में और देते हैं कि नेपोलियन नेपोलियन के द्वारा यूरोप में क्रांति के प्रसार के परिणाम स्वरूप, क्रांति के प्रसार के परिणाम स्वरूप क्रांति के प्रसार के परिणाम स्वरूप पुरानी संस्थाएं ध्वस्त। अब पुरानी संस्थाएं ध्वस्त होगी तभी तो यूरोप में बदलाव आएगा। अगर ब्रिटेन से यूरोप में क्रांति का प्रसार होगा तो पुरानी संस्थाएं भी तो ध्वस्त होनी चाहिए। ये 6 फैक्टर्स की चर्चा हम कर सकते हैं। इन फैक्टर्स ने पूरे 300 वर्षों का इतिहास है इसका, और 300 वर्षों के बदलाव ने क्रांति को देते हैं, औद्योगिक क्रांति। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लाता हूँ। चलिए पहला मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि आप लोगों को स्टडी मटेरियल में देखना होगा, उसको आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हम पहला मुद्दा उठाते हैं कि क्या औद्योगिक क्रांति शब्द उचित है। तो मैं आपको बताऊं कि औद्योगिक क्रांति शब्द का जहां तक प्रयोग का सवाल है, औद्योगिक क्रांति शब्द का औचित्य, औद्योगिक क्रांति शब्द का औचित्य, पहले इसी को देखें, औद्योगिक क्रांति शब्द का औचित्य। अब देखिए, तो जाने मेरे स्टडी मटेरियल में जब आप खोलोगे तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति वाले टॉपिक में आओगे तो पहले ही ये मुद्दा मिलेगा, आपको बिल्कुल लिखा हुआ मिलेगा, केवल मुझे आपको समझाना है। देखिए, तो क्रांति शब्द की बात होगी तो आप वहां स्पष्ट बताना कि क्रांति का मतलब होता है द्रुत परिवर्तन। द्रुत मतलब जो परिवर्तन हो रहा है वो द्रुत परिवर्तन हो रहा है, बहुत तीव्र हो रहा है, समाज पर उसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। तो ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति शुरू में हुई थी तो औद्योगिक क्रांति शब्द का पहले प्रयोग भी नहीं हुआ, औद्योगिक क्रांति शब्द को बाद में प्रयोग हुआ। कई विद्वानों ने मिलकर किया, जैसे एक जर्मन विद्वान था फ्रेडरिक एंजेल्स, उसने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। एक फ्रांसीसी विद्वान था जिसका नाम था जॉर्जिस मिशेल, उसने औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया। लेकिन ब्रिटेन के संदर्भ में 1880 के दशक में एक विद्वान था खास, उसका नाम था अर्नोल्ड टैनबी। तो अर्नोल्ड टैनबी ने औद्योगिक क्रांति शब्द का बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज किया। मतलब जिस समय ये घटित हुई, क्योंकि नॉर्मली ब्रिटेन में 1760 और 1820 के बीच जो होने वाले परिवर्तन थे, उन परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहा गया। कहीं कहीं आपको 1820 के बजाय 40 भी मिलेगा कि 1760 से 1840, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम उसको भी देख सकते हैं। तो 1760 से 1820 और 40 तक जो हम परिवर्तन देखते हैं उनके लिए औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन अर्नोल्ड टैनबी ने 1880 के दशक में इस शब्द का प्रयोग किया है, जो ब्रिटिश विद्वान है। तो अब सवाल उठता है औद्योगिक क्रांति। देखो, दुनिया के बाकी जगहों ने तो औद्योगिक क्रांति को प्लान करके अपनाया। इंडिया में भी अगर हमने किया तो उसमें कुछ प्लानिंग की जरूरत थी।
हर जगह जहाँ भी किया, जो बाद में आया क्या उसकी वजह है मैं आपको बताऊंगा। वो प्लानिंग के तहत अपने यहाँ औद्योगिक क्रांति जैसी चीज लाए। लेकिन जो ब्रिटेन में जिस समय औद्योगिक क्रांति आई, उस समय वो स्वाभाविक रूप में घटित हो गई। मतलब स्वयं लोगों को भी पता नहीं था कि कोई नई चीज हो रही है। तो एक्चुअली देखो, पहले क्या था कि दुनिया एक वैश्विक अर्थव्यवस्था तो कायम हो ही गई थी लगभग, क्योंकि व्यावसायिक क्रांति ने पूरे विश्व में एक तरह से यूरोप का प्रसार कर दिया था। और अमेरिकी महाद्वीप से लेकर पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया तक भी एक प्रकार का व्यापारिक कनेक्टिविटी हो गई थी 18वीं सेंचुरी में। तो ऑस्ट्रेलिया भी प्रकाश में आ चुका था। इस प्रकार से दुनिया के लगभग सारे क्षेत्र उद्घाटित हो चुके थे, चल कुछ को अपवाद में रखे तो। और फिर सभी जगहों पर आपस में उनके बीच एक व्यापारिक संबंध कायम हो गया था। लेकिन औद्योगिक तो एक नई चीज थी। अब पहले क्या था कि व्यावसायिक में एक क्षेत्र से संसाधनों का संग्रह करके दूसरे क्षेत्र में संसाधनों का को बिक्री करके तब मुनाफा कमाते, उसे आप व्यावसायिक क्रांति नाम दी। औद्योगिक क्रांति में है कि अब एक नवीन तकनीकी के आधार पर उत्पादन शुरू होगा। तो खैर आरंभ में जब ब्रिटेन में क्रांति हुई तो उसमें तो उतनी ज्यादा नहीं देखी गई, लेकिन आगे चलकर वो मास प्रोडक्शन का युग आरंभ हो जाएगा। मास प्रोडक्शन का मतलब है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, दैट विल बी ऑन ए वेरी लार्ज स्केल, मैसिव। तो औद्योगिक क्रांति ने एक प्रकार से आप अगर देखेंगे तो मैसिव प्रोडक्शन को जन्म दिया है, मैसिव प्रोडक्शन का युग आया है। तो वह एक दुनिया ही अलग थी, चीज ही अलग थी। और एक बात मैं आपको बताऊं, वैसे यूरोप और एशिया महाद्वीप या बाकी महाद्वीप के बीच अंतर पड़ना तो व्यावसायिक क्रांति के समय से शुरू हो गया था, क्योंकि यूरोपीय देशों ने अन्य महाद्वीपों को कुछ संसाधनों को लूटना शुरू किया था। लेकिन व्यावसायिक क्रांति अन्य महाद्वीपों की अर्थव्यवस्था और समाज पर उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा जितना औद्योगिक क्रांति डालेगा। क्योंकि औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि यूरोप, पहले तो यूरोप उनके संसाधन को अपने यहाँ या बाकी जगहों पर बेचकर यूरोपीय देश मुनाफा कमाते थे। अब यूरोपीय देश स्वयं उत्पादन करने लगे और उनका विकास बाजार के रूप में कर दिया। उनकी कृषि अर्थव्यवस्था का भरपूर दोहन किया अपने औद्योगिकरण के लिए, और फिर उनकी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन ला दिया। सकल घरेलू उत्पाद वर्ल्ड जीडीपी का 55% कभी चीन और भारत के पास था, और उस समय आपको आश्चर्य होगा ब्रिटेन के पास मात्र 2% था। और एक समय ऐसा आया कि वर्ल्ड जीडीपी में भारत का अंश घटकर 3% हो गया और ब्रिटेन का अंश 20% से ज्यादा हो गया। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कितनी और कितनी बार क्षति पहुंचाई। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने आपको एक पीपीटी भी दिया हुआ है, जैसे औद्योगिक क्रांति में मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहता कि कौन कौन से फैक्टर है जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसी चीज को ब्रिटेन में एट रैंडम ही जन्म देता है। उसके लिए ब्रिटेन तैयार नहीं हुआ, उसके लिए कोई प्लानिंग ब्रिटेन ने नहीं की, लेकिन ब्रिटेन में ऑटोमेटिकली उस दिशा में ब्रिटेन की तरक्की होती है। जाहिर है कि इसके साथ एक जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपके सामने उपस्थित यह होता है, वाणिज्यिक क्रांति में ब्रिटेन देर से शामिल हुआ था। जैसे जब हम लोग व्यावसायिक क्रांति की बात कर रहे थे, आप याद करें, जब हम वो पृष्ठभूमि की बात कर रहा हूँ, जब पृष्ठभूमि नॉलेज में दे रहा था आपको, उसको आप रिवाइज कर लेना ताकि उससे कनेक्टिविटी आपकी बनी रहे। तो उसमें आपने देखा था कि वाणिज्यिक क्रांति अथवा व्यावसायिक क्रांति में सबसे पहले और आगे बढ़ने वाला देश स्पेन और पुर्तगाल थे। उसके बाद उसमें ब्रिटिश, डच और फ्रेंच शामिल हुए। तो ब्रिटिश भी तो लेट कमर थे फ्रेंच और डच की तरफ, फिर फ्रेंच और डच भी उनके साथ थे। तो 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज व्यावसायिक क्रांति में ज्यादा सक्रिय थे। उन सभी को पीछे छोड़कर ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति की दिशा में कैसे आगे बढ़ गया, इस पर गौर करने की जरूरत है। तो औद्योगिक क्रांति में ब्रिटेन अग्रणी देश कैसे बना, तो यहाँ पर आपको ये 7 फैक्टर्स निर्धारित किए गए। क्योंकि आपका क्वेश्चन आप देखो 2015 में आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है कि ब्रिटेन में ही क्रांति, औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही क्यों घटित हुई। तो यहाँ पर आपको पहला बिंदु दिया गया है राजनीतिक एकता और प्रशासनिक एकरूपता। जैसे ब्रिटेन में तुम देखोगे कितने क्षेत्र शामिल है, आज इसको यूनाइटेड ग्रेट ब्रिटेन कहते हो और यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में आप यही समझें, ब्रिटेन है, स्कॉटलैंड है और वेल्स का क्षेत्र। तो ये सभी क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों का जब 17वीं सदी में अगर एक क्षेत्र को केवल आप अपवाद में रखें तो बाकी क्षेत्रों का एक तरह से एकीकरण हो चुका है। तो जैसे स्कॉटलैंड है, वेल्स है और ब्रिटेन ही जब आपस में मिले तो वहां पर राजनीतिक एकता कायम हुई। तो राजनीतिक एकता कायम होने से जितना आपका इंटीग्रेटेड अगर स्टेट होगा उतना ही इंटीग्रेटेड मार्केट होता है। मार्केट इसलिए इंटीग्रेटेड होता है कि फिर उसमें एक समान चुंगी व्यवस्था लागू हो सकती है। अगर मार्केट इंटीग्रेटेड है तो फिर समान चुंगी व्यवस्था लागू हो सकती है, समान चुंगी व्यवस्था लागू हो सकती है। ओके। फिर 17वीं शताब्दी इंग्लैंड की में कृषि क्रांति। अब इंग्लैंड में कृषि क्रांति कैसे है, तो आप लोग अगर कक्षा 9th की एनसीईआरटी बुक में अगर आपको इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी हो, तो वहां पर एक चैप्टर देखना, वो होगा किसान एवं काश्तकार करके एक टॉपिक होगा। उसमें आप देखोगे कि जैसे जब मेनर प्रणाली टूट गई थी, मेनर प्रणाली मैंने कृषि दास्ता बताया था, मैंने आपको पीछे सामंतवाद के बारे में बताया। तो मैंने बताया कि जैसे देखो मेनर प्रणाली जब टूट गई तो ये पहले डिमेंस और मेंस लैंड था। तो डिमेंस लैंड और डिमेंस भूमि और ये मेंस भूमि थी, दोनों अलग अलग। तो उसमें क्या था कि ये पद्धति टूट गई, उसके बाद जमींदार भी कृषि में ज्यादा रुचि नहीं लेने लगे थे, जिसका फायदा उठाकर जो रैयत थे वो अपने मिलजुल कर सब खेती करना शुरू कर दिया था। मतलब प्रत्येक वर्ष में गांव के लोग इकट्ठे होते किसी इलाके में और आपस में भूमि बांट लेते कि हम किस प्रकार से भूमि का, आपस में कौन कौन सी भूमि जोतेगा। इसी प्रकार की पद्धति चली आ रही थी। लेकिन हुआ ऐसा कि 17वीं सेंचुरी में आकर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि अचानक कृषि उत्पादों का मूल्य बढ़ने लगा। तो मूल्य बढ़ने से अब जमींदारों को भी भूमि की तरफ आकर्षण बढ़ गया और उन्हें दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना हम भूमि की बाड़ेबंदी करके, क्योंकि पहले भूमि का खुला प्लॉट था तो रैयत मनमाने ढंग से उनका उपयोग करती थी। लेकिन अब उनको बाड़ेबंदी करके जो ये मेंस लैंड है उसको अपना डिमेंस में ही मिला ले, अपनी खेत बना ले।
तो उन्होंने क्या किया कि भूमि की बारेबंदी करनी शुरू कर दी। तो भूमि की बारेबंदी करनी शुरू कर दी और बारेबंदी का मतलब है कि इसमें रैयतों को नहीं घुसना है, इस पूरे इलाके को घेर कर हम खेती करेंगे। तो उसको कहते हैं इंक्लूजन मूवमेंट। ब्रिटेन बड़ा फेमस ये मूवमेंट था, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन मूवमेंट। और जब एक तरह से इंक्लूजिंग शुरू हुआ तो इट वाज इन वन सेंस, एक तरीके से यह इंक्लूजिंग इनइगैलिटेरियन था। इनइगैलिटेरियन का मतलब है कि वह असमता मूलक था, वह शोषण मूलक था, वो सामाजिक न्याय के खिलाफ था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन की सरकार ने भी इसे समर्थन किया, और समर्थन इसलिए किया कि वो सरकार भी जमींदार समर्थक थी। और एक और भी दिलचस्प चीज आपको दिखेगी, वैसे इन औद्योगिक क्रांति में मध्य वर्ग सामने आया है, मध्य वर्ग के द्वारा निवेश किया गया है, इसमें कोई शक नहीं कि मध्य वर्ग ने रुचि दिखाई है। लेकिन ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति की विशेषता यह है कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में कुलीन वर्ग ने भी रुचि दिखाई है, वो भी आगे बढ़कर आगे आए और उन्होंने पूंजीवादी खेती पर बल दिया, कच्चे मालों की उपलब्धता को बढ़ाया और अपनी पूंजी को उन्होंने फैक्ट्री में भी लगाया। इसलिए देखो, इसको ब्रिटिश औद्योगिकरण को जेंटिलमैनली कैपिटलिज्म भी कहा जाता है इस कारण से। तो खैर एनीवे, अब इन्होंने क्या किया, जब बारेबंदी की तो वहां पर ब्रिटिश सरकार ने बारेबंदी कानून लागू की, उसका नाम था बारेबंदी कानून यानी इंक्लूजन लॉज। और इंक्लूजन लॉज वहां का ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाकर और उल्टा जमींदारों को सपोर्ट किया और जमींदारों को राइट दिया बारेबंदी का। अब समझिए, वो बेचारे जो किसान किसान अपनी भूमि से उखाड़ कर फेंके गए। तो किसान अगर भूमि से उखाड़ कर फेंके गए तो कहाँ जाएंगे? लेकिन चलिए, एक अच्छी बात हुई, उसी समय नगर बस रहे थे, फैक्ट्री प्रणाली विकसित हो रही थी, उद्योग स्थापित हो रहे थे। तो जो किसान कृषि से बेरोजगार हुए थे वो नगरों की तरफ पलायन कर रहे थे और उद्योगों में उन्हें नौकरी मिल रही थी। तो धीरे धीरे अब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का रूपांतरण हो रहा था। अब ये जो जमींदार थे जिन्होंने बारेबंदी कानून बनाए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम यह किया कि अब उन्होंने उसमें पूंजीवादी खेती शुरू कर दी। वहां पर कपास की खेती करने लगे, भेड़ पालने लगे, ऊन का उत्पादन करने लगे, उससे उनको लाभ मिलने लगा। और फिर एक और भी हुआ कि खाद्यान्न, अब चूंकि भूमि कृषि का सुधार हुआ तो खाद्यान्न की उपलब्धता भी बढ़ी, और खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ी तो जनसंख्या वृद्धि भी हुई। इसको 17वीं सदी की कृषि क्रांति कहते हैं। माना जाता है कि 17वीं सदी की कृषि क्रांति इसलिए संभव हुई क्योंकि सामंतवाद का पतन। 17वीं सदी की कृषि क्रांति, एग्रीरियन रेवोल्यूशन, यह इसलिए ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का आधार निर्मित किया। तीसरा फैक्टर है बेहतर परिवहन और संचार सुविधा। अब आप जानते हो कि अगर मार्केट को डेवलप करना है तो बेहतर परिवहन और संचार सुविधाएं चाहिए। तो क्या है? तो पहले कच्ची सड़कों का उपयोग होता था। उससे क्या होता था कि मुख्य रूप से गाड़ियों को चलने में कितनी परेशानी होगी। अब पक्की सड़कें बन गई, कंक्रीट रोड्स, तो उससे यातायात सुधरा। और सबसे अहम बात हुई, फिर भी चलो रोड बनाने में तो कुछ ज्यादा निवेश होना है, ज्यादा खर्च होने हैं। सबसे उस समय चिप परिवहन का साधन हुआ नहर, कैनाल। तो कैनाल उस प्रकार से बने, उससे सिंचाई जो हुई सबसे बढ़कर उससे यातायात में बड़ी सुविधा, मतलब बड़े सस्ते, फिर उस पर बोट पर लाद कर और बड़ी चिप सामग्री चिप ढंग से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाई गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय ऐसे नहर बनाए गए जो सीधा माइनिंग साइट से, जो खनन क्षेत्र है वहां से सीधे वस्तुओं को उठाकर फैक्ट्री साइट पर ले जाया गया, बहुत ही चिप परिवहन नहर के माध्यम से। तो नहर जो उस समय उस तरह के यातायात के साधन बना। और तीसरा उसमें मैं बताना चाहूंगा रेलवे। परंतु रेलवे आगे के काल में चलकर जुड़ा है। आरंभ में रेलवे का समर्थन इसे नहीं मिला है, रेलवे का समर्थन इसे मिला 1812 के बाद। तो रेलवे भी इसमें जुड़ गया, बट रेलवे आगे चलकर आया। अब देखो, ब्रिटेन की भौगोलिक अवस्थिति को भी एक कारण मानो आप। ब्रिटेन की भौगोलिक अवस्थिति से हमारा आशय है कि ब्रिटेन का लोकेशन आप मानचित्र पर देखिए, तो आप देखोगे तरफ नॉर्थ यूरोप के सिर्फ पश्चिमी, एक सीधा पश्चिमी छोर पर, और एक तरफ वो अटलांटिक महासागर में भी खुल रहा है, दूसरा भूमध्य सागर में भी खुल रहा है। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर दोनों तरफ वो खुल रहा है। तो ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसका जोग्राफिकल लोकेशन बहुत बढ़िया जगह पर है। यह भी उसको एक फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। और नेक्स्ट है विदेशी व्यापार एवं बैंकिंग की भूमिका। किस हद आपको डालना है, बैंकिंग अगर होगी तो बिना बैंकिंग के तो ट्रेड हो नहीं सकता, क्योंकि पूंजी की जरूरत कौन पूरा करेगा? अगर उद्योग ही स्थापित होने हैं, उद्योग में निवेश होगा, तो निवेश में बैंकिंग की भूमिका निभाती है। बैंकिंग ब्याज पर रुपये भी देती है, बैंकिंग रुपयों को जमा भी लेती है, बैंकिंग लोगों को पूंजी भी उपलब्ध करवाती है। तो बैंकिंग के बहुत सारे कार्य होते हैं। और विदेश व्यापार का मतलब है कि अगर आपको बाजार होगा तभी तो उत्पादन बढ़ेगा। तो ब्रिटेन ने अपना विदेश बाजार अमेरिका में, वेस्ट इंडीज में, इधर पूर्व में भारत से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में अपने व्यापार का विकास किया हुआ था। तो विदेशी व्यापारी वस्तुओं की मांग को बढ़ाएगा। लेकिन तब एक चीज है, पूंजी हो, कच्चे माल हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर तकनीकी नहीं तो मॉडर्न फैक्ट्री बनेगी कैसे? ब्रिटेन में सबसे अहम चीज आपको हुई फैक्ट्री, और फैक्ट्री का विकास होगा तभी उत्पादन के साधन। औद्योगिक क्रांति क्या है? उत्पादन एवं वितरण के साधन में गुणात्मक परिवर्तन आना। गुणात्मक परिवर्तन कैसे होगा? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के विकास से होगा। और वह कैसे विकास होगा उसका? तो आयरन स्टील का विकास होगा, यानी आप कह सकते हो कि तकनीकी का विकास होगा। यहाँ पर तुम देखोगे तकनीकी विकास लौह एवं सूती वस्तु उद्योग है, भाप की इंजनों और रेलवे नेटवर्क का विकास आदि। जैसे देखिए, इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं जोड़ना चाहूंगा। जैसे पहले देखिए, लोहे की गलाने की विधि, तो लोहे को अच्छे ढंग से पहले नहीं गलाया जाता था। कारण क्या था कि पहले लकड़ी के कोयले का उपयोग होता था, उससे लोहे अच्छे ढंग से नहीं गलते थे। अब क्या होगा कि वह पत्थर के कोयले का उपयोग होने लगा, तो देखिए लोहे बहुत बेहतर ढंग से गलने लगे। तो लोहे के फैक्ट्री का भी विकास धीरे धीरे होने लगा। और अब लोहे तकनीकी के विकास में एक परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने अपनी अध्ययन सामग्री में दिया हुआ है, आप एक कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी, डर्बी परिवार, इसमें अब्राहम डर्बी है, उसके बाद उस परिवार में डर्बी करके कई पीढ़ियां आई है।
और उन सभी ने आयरन के विकास में, आयरन तकनीकी के विकास में विशेष रूप से योगदान दिया है। फिर इसके बाद तुम देखोगे, आपने नाम सुना होगा जैसे अब कपड़े की, तो पहले तो सूत की कताई, तो सूत की कताई के लिए चाहिए ऐसा, तो आपको पता चलता है कि भाई सूत की कताई के लिए बेहतर तकनीक, जैसे स्पिनिंग जेनी, स्पिनिंग जेनी है तो सूत की तेजी से कताई करने लगी। अब सूत की कताई अगर तेजी से होने लगी तो फिर कपड़ों की बुनाई के लिए बेहतर मशीन चाहिए, वो मैंने अपने मैटर में दिया हुआ, वहाँ देख लेना। तो कपड़ों की बुनाई के लिए पावर लूम, तो पावर लूम का विकास हुआ। पावर लूम का मतलब है कि पहले मैनुअल चलता था, पावर से चलेगा। तो पावर में अब क्या है, तो पावर में इंजन का विकास हो जाए। आपने स्टीम इंजन सुना होगा, स्टीम इंजन एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में आई, और स्टीम इंजन ने औद्योगिक क्रांति, इसको प्रथम औद्योगिकरण कहते हैं, जो ब्रिटेन में शुरू हुआ है, उसको स्टीम इंजन ने बहुत हद तक प्रेरणा दी है, बहुत हद तक उसे हवा दी है। तो ये चीज आप देखते हो, तकनीकी विकास के बिना ये संभव नहीं था। और फिर सरकार ने भी औद्योगिकरण के अनुकूल अपनी नीतियां बनाई। और सरकार की नीतियां कैसे, जैसे देखिए, आज एक बड़ा ही कॉमन टर्म है, कहीं भी आप सुनोगे जो टर्म का यूज होता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में क्या होता है कि आज की जो डिप्लोमेसी है, उसका मुख्य बल होता है अपने आर्थिक हितों की रक्षा। तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वर्चुअली वो 20वीं सेंचुरी की चीज है, आगे चलकर भी सीखी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का विकास, जिसको कहते हो ये इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का विकास, जो आर्थिक मतलब कूटनीति है, वो आर्थिक कूटनीति ब्रिटेन ने उसी 19वीं सेंचुरी में ही डेवलप किया। और ब्रिटेन की जो कूटनीति होती थी, वो कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक नीति से प्रभावित होती थी। महाद्वीपीय राजनीति से सामान्यतः ब्रिटेन कटा होता था, अपने सामुद्रिक व्यापार में संलग्न होता था। जहां भी उसका व्यापारिक हित की बात होती थी, वहां उसकी विदेश नीति सक्रिय हो जाती थी। यह चीज भी ब्रिटेन को बहुत आगे बढ़ाया है। और एक और घटना आप देखोगे, जैसे जब हम औद्योगिक पूंजीवाद की बात करते हैं, तो पूंजीवाद में भी 3 चरण। पहला जहां हमने व्यावसायिक क्रांति देखी, वह पूंजीवाद का व्यावसायिक चरण था। अभी आप देख रहे हो, तो ये पूंजीवाद की औद्योगिक क्रांति के साथ ये कौन सा चरण आएगा, तो पूंजीवाद का औद्योगिक चरण आएगा। और फिर जब औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप पूंजी का संचय होगा, और जब पूंजी से पूंजी कमाने की विधि विकसित होगी, तो उसे हम वित्तीय चरण के रूप में जानेंगे। इस प्रकार से आप देखते हो कि औद्योगिकरण अथवा पूंजीवाद के भी 3 भिन्न चरण उपस्थित होंगे। यह बताना चाहता कि जहां तक ब्रिटेन का सवाल है, तो ब्रिटेन पहले व्यावसायिक क्रांति जैसे बाकी देशों में हुआ, तो ब्रिटेन में भी हुआ। अब जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई, तो एक औद्योगिक वर्ग आया। जैसे आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 1813 का चार्टर याद होगा। 1813 के चार्टर में क्या हुआ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यावसायिक पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करती थी, तो उसको भारत या पूर्वी व्यापार का एक अधिकार दिया हुआ था। लेकिन याद करिए, जब लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम आदि क्षेत्रों में जब बड़े बड़े औद्योगिक घरानों का विकास हुआ, इन औद्योगिक घरानों के विकास के बाद जब इन्होंने इस बात की सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला कि आपने पूर्वी व्यापार को या पूर्वी व्यापार को या पूर्वी क्षेत्र को आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार में रखा है, तो हम अपनी वस्तुएं कहाँ बेचें। क्या हुआ, ब्रिटेन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अंत में किसको तरजीह दी, किसको प्राथमिकता दी, औद्योगिक पूंजीवाद को। तो जब व्यावसायिक पूंजीवाद औद्योगिक पूंजीवाद के हितों में टकराहट हुई, तो फिर जीत औद्योगिक पूंजीवाद की हुई। ब्रिटिश सरकार ने औद्योगिक पूंजीवाद को प्राथमिकता दी। इन सभी कारणों से औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही शुरू हुई। फ्रांस के साथ है, तो वहां पर एक निरंकुश राजतंत्र आया, तो फ्रांस की एक क्रांति हुई, तो उस वक्त क्रांति के समय तो वहां पर उथल पुथल रहा, और क्रांति के बाद फिर राजतंत्र स्थापित हो गया। वहां पर उस प्रकार से मध्य वर्ग को उतनी स्वतंत्रता नहीं मिली फ्रांस में जो ब्रिटेन में। और दूसरी तरफ हॉलैंड है, तो उससे उम्मीद की जा रही थी, एक मध्य वर्ग भी आ चुका था, और मध्य वर्ग तो खैर फ्रांस में भी था, लेकिन जैसे वहां पर उतना राजतंत्र का नियंत्रण हॉलैंड में नहीं है जैसा आप फ्रांस में देखते हो। लेकिन हॉलैंड मुख्य रूप से वित्तीय कार्यों में ही उलझा रहा, उसकी मुख्य रुचि औद्योगिकरण में रही नहीं। और जहां तक स्पेन का सवाल है, तो स्पेन तो बहुत पहले ही जंग हार चुका था। स्पेन का सामंती समाज था, तो व्यावसायिक क्रांति के समय जो भी धन या अपने कॉलोनी से जो कीमती धातु स्पेन उठा कर लाया, वह वहां के कुलीन वर्ग ही सेल्फ कंजम्पशन में ही उसे लगा दिया, और उसे मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि उसने सेल्फ कंजम्पशन में उन चीजों को लगा दिया है। उसने उसे कभी भी कर पूरी निवेश की पूर्ति स्पेन में रही नहीं, तो स्पेन तो पहले ही पिछड़ चुका था। इन कारणों से एक क्रांति ब्रिटेन में हुई। अब देखो, इसमें क्या है कि जब औद्योगिक क्रांति क्यों घटित हुई, मुझे अभी तक याद है कि जब यूपीएससी ने 150 शब्दों में इस क्वेश्चन को, 150 से 200 शब्दों का था, 2015 की बात है, और 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा। तो उसमें तीसरा पार्ट तो बहुत ही डायनेमिक है, जो मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा। 3 पार्ट में उस क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें दिलचस्प बात यह थी कि आखिर ये जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्वेश्चन पूछा गया था, तो 3 पार्ट का मतलब है कि अमूमन आप 75 से 80 शब्द एक पार्ट पर, 80 भी ज्यादा हो जाएगा आपको, बल्कि 70 शब्द एक पार्ट पर लिखना है। हाँ, किसी पार्ट पर आप 80 भी लिख सकते हैं, किसी पर 60 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 240 भी लिख डालें, लेकिन फिर दूसरे क्वेश्चन के कॉस्ट पर होगा। तो आप जैसे वहां पर लिखना शुरू करते हो, तो अब उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह घटित होती है कि आपको 70 शब्द में इतने सारे पॉइंट्स कैसे बनेंगे। तो आप देखो, अब मैं इसके लिए पीछे एक उपाय मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको बताया कि जैसे देखो, अब हम उसको 4-5 फैक्टर में ही बांट लिया। अगर हम 7 या 8 अलग ना करके इसको हम ऐसे बांट ले, तो जरा साइंटिफिक हमें लगता है। आप भी इसे शेयर कर सकते हैं। जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण वाली बात होगी, औद्योगिक क्रांति तो हम इसको अगर 4-5 खंड में बांटे, देखो
जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन। तो हम औद्योगिक क्रांति के कारणों में पहले मांग पर बल दें या पहले उत्पादन की अधिकता पर बल? उत्पादन की अधिकता तो तब होगी जब उत्पादन की जरूरत पड़ेगी, उत्पादन की जरूरत तब पड़ेगी जब मांग बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम सीधा कर सकते हैं आंतरिक बाजार का विस्तार। आंतरिक बाजार का विस्तार, आंतरिक बाजार के विस्तार में आपका यहाँ पर सारे पॉइंट आ जाएंगे। अब कैसे आ जाएगा? इसमें आपके आ जाएंगे खाद्यान्न की बेहतर उपलब्धता के कारण जनसंख्या वृद्धि, खाद्यान्न की बेहतर उपलब्धता के कारण जनसंख्या वृद्धि, उपलब्धता के कारण खाद्यान्न की बेहतर उपलब्धता के कारण जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि होगी तो मांग बढ़ेगी, लेकिन केवल जनसंख्या वृद्धि ही तो पर्याप्त नहीं है। लोगों में जब तक परचेजिंग पावर नहीं होगा तो कैसे उसका फायदा है? तो इसमें आपको बैंकिंग, मुद्रा, बैंकिंग एवं मुद्रा में सुधार, और फिर आंतरिक व्यापार बाजार के विस्तार के लिए यातायात व्यवस्था का भी तो अच्छा होना जरूरी है। अब यातायात व्यवस्था को अगर बढ़िया होना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर देने के लिए जो कंक्रीट सड़क, पक्की सड़क, नहर और 1812 के बाद रेलवे यहाँ पर ही दे सकते हो। ये तीनों फैक्टर को मिलाकर आप दे दोगे आंतरिक बाजार का विस्तार। अब आंतरिक बाजार का विस्तार होगा तो मांग बढ़ेगी, और बाह्य बाजार का विस्तार भी तो हो रहा है। बाह्य बाजार का विस्तार, अब बाह्य बाजार का विस्तार क्यों हो रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिकी महाद्वीप में, वेस्ट इंडीज में, भारत में आदि क्षेत्रों में ब्रिटिश ने अपने उपनिवेश का विस्तार किया है। तो अब विशेषकर वहाँ पर खैर पूरब से तो वस्तु लेता था, उधर तो वस्तु बिकती नहीं थी। जैसे अमेरिका है, वेस्ट इंडीज है, तो और बाकी जैसे महाद्वीप है, लैटिन अमेरिका के क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में उस बाजार में, अमेरिकी बाजार में और वेस्ट इंडीज आदि क्षेत्रों में अपने वस्तु की बिक्री करता। तो उससे बाह्य बाजार, आंतरिक बाजार बढ़ा तो मांग बढ़ी। अब मांग बढ़ी के साथ तब दूसरी चीजें आती है कि तुम दे दोगे आंतरिक बाजार का विस्तार, या इसको केवल ऊपर एक ही फैक्टर हो जाएगा बाजार का विस्तार, और बाजार के विस्तार के दो पहलू हो जाएंगे आंतरिक बाजार और बाह्य बाजार। तो ये पहलू तो हो गया। अब इसके बाद आप आगे बढ़कर दूसरा पहलू अगर दे दो कि उत्पादन को प्रोत्साहन, और उत्पादन के प्रोत्साहन में आप कृषि सुधार के कारण, कृषि सुधार जिसमें बाड़ेबंदी कानून आपका, कृषि सुधार के कारण, कृषि सुधार के कारण, कृषि सुधार के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ जाएगी, उपलब्धता, और के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, उपनिवेशों से कपास का आयात, इससे भी कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी। कपास का आयात, रेशम का भी आयात होता था, कपास मुख्य रूप से था। अब इसके बाद प्रोडक्शन में दूसरा पहलू तुम देखोगे तकनीकी विकास, तकनीकी विकास। अब तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली का विकास होगा। तो इसमें तकनीकी विकास, आंतरिक बाजार के विकास में, अब बाह्य बाजार के विस्तार में, तो आंतरिक बाजार के विस्तार में एक पहलू और दे सकती थी, आंतरिक राजनीतिक एकता वाले पहलू, यहीं पर निपटा दे। मतलब मैं ये चाहता हूं कि 7 पॉइंट आपको वहां है, मेरा मकसद समझिए, 7 पॉइंट्स तो ऑलरेडी वहां है, आप उसको चाहें तो वैसे ही लिख दें। लेकिन एक और बेहतर उपाय हो सकता है कि हम पॉइंट्स को क्लासिफाई कर लें कि किस पॉइंट से उसे आपका आंसर ज्यादा इंप्रेसिव होगा, कि किस बिंदु से मांगे बढ़ रही है, किस बिंदु से उत्पादन बढ़ रहा है, किस बिंदु से सरकार का एक्टिविज्म दिख रहा है। तो इन सभी से आपका हो सकता है। तो इसमें तकनीकी विकास में फिर मॉडर्न फैक्ट्री प्रणाली का विकास दिखा दोगे, तो ये पहलू हो जाएगा उत्पादन के प्रोत्साहन में। और तीसरा इसमें वैचारिक कारक, वैचारिक कारक। तो यहां पर आप प्रोटेस्टेंट नैतिकता का प्रभाव भी दे सकते हो, इससे पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिल रहा है। प्रोटेस्टेंट नैतिकता, प्रोटेस्टेंट नैतिकता। अच्छा, जहां पे तकनीकी कारक लिखा है वहीं से कोक से लोहे गलाने की विधि, या फिर आप स्पिनिंग जेनी, पावर लूम आदि तकनीकी के बारे में वहीं पर आप हल्की सी चर्चा करके छोड़ दो। तकनीकी यहाँ पर भी देखो तुमको
ये है स्पिनिंग जेनी है, फ्लाइंग शटल, म्यूल और वाटर फ्रेम वाष्प चालित इंजन। सामाजिक कारक में उभरते हुए मध्यवर्ग के द्वारा बचत और निवेश में रुचि भी मैं कारण के रूप में बताऊं। आप इसमें जैसे वैचारिक कार्य में प्रोटेस्टेंट नैतिकता देते हैं, प्रबोधन का प्रभाव देते होगी, प्रबोधन के प्रभाव से एडम स्मिथ और मुक्त अर्थव्यवस्था, तो ये तुम्हारा वैचारिक कारक हो जाएगा। चौथा आप सामाजिक कारक जो आप देख रहे हो, सामाजिक कारक मध्य वर्ग का उद्भव, मध्य वर्ग का उद्भव तथा मध्य वर्ग का उद्भव तथा उसके द्वारा बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन, बचत एवं निवेश को, उसके द्वारा बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन। अब देखो तुम्हारे पास तो स्पेस कम होगा, क्योंकि अब डिपेंड करता है कि अकेला क्वेश्चन तो कारण के बारे में पूछेंगे नहीं, पूछेंगे भी तो 150 शब्द 200 शब्द से ज्यादा नहीं पूछेंगे, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा स्कोप तो बनेगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर कहीं स्कोप बना तो यहाँ पर एक गुंजाइश है, अगर आप चाहें तो आप देंगे कि ब्रिटिश कुलीन वर्ग में भी, ब्रिटिश कुलीन वर्ग में भी औद्योगिक निवेश में रुचि, ऐसा भी आप दे सकते हो। उसके लिए स्पेस नहीं तो उसको आप छोड़ भी सकते हो। और फिर ये आपका चौथा कारण हो गया। पांचवा में सरकार की सक्रियता, सरकार की सक्रियता, और सरकार की सक्रियता में आप दो फैक्टर को अगर देते हो जो मैंने आपको बताया है, या एक भी अगर नहीं है तो एक भी दे सकते हो, या तो मैं तो इतना तक भी कहूंगा अगर स्पेस की कमी हो तो आप 1 2 3 4 वाले फैक्टर को लें। 1 और 2 वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद आप से ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्थ फैक्टर, मतलब 1 सेकेंड और फोर्थ, ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपके पास स्पेस मिले तब आप 1 सेकेंड एंड फोर्थ, एंड तो थर्ड को ले लो, और सबसे लास्ट में इसे ले सकते हो, इसे छोड़ भी सकते हो अगर आपके पास स्पेस की कमी है, पांचवा वाले को। सरकार की सक्रियता में एक तो मैंने आपको बताया आर्थिक कूटनीति पर बल, ब्रिटेन ने आर्थिक कूटनीति पर बल दिया। हमेशा ब्रिटेन की जो नीति रही वो आर्थिक नीति के अधीन रही थी। और दूसरा पहलू है कि व्यावसायिक पूंजीवाद के समानांतर, व्यावसायिक पूंजीवाद के समानांतर, व्यावसायिक पूंजीवाद के समानांतर औद्योगिक पूंजीवाद को अधिक महत्व देना, पूंजीवाद के समानांतर औद्योगिक पूंजीवाद को अधिक महत्व, यानी व्यावसायिक पूंजीवाद के समानांतर ना औद्योगिक पूंजीवाद को अधिक महत्व। व्यावसायिक पूंजीवाद आप देख रहे हो तो उसके समानांतर जो औद्योगिक पूंजीवाद है, औद्योगिक पूंजीवाद को हमने अधिक महत्व दिया। इस प्रकार से सरकार की सक्रियता में एक आर्थिक कूटनीति जो होगी, दूसरी व्यावसायिक पूंजीवाद के समानांतर औद्योगिक पूंजीवाद को अधिक महत्व दिया जाता है। ये दो फैक्टर भी आप दे सकते हो, लेकिन अब डिपेंड करता है कितना स्कोप आपके पास है, कितना स्पेस आपके पास है। इसी को यहाँ पर दे दिया गया है छोटा छोटा करके। तो ये पहलू। अब एक पहलू यह है कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति में सूती वस्त्र का बहुत बड़ा योगदान है। इसी पर एक विशेष रूप से हिस्टोरियन है जिनका नाम है एरिक हॉसबॉम, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट को भी हम अपने दृष्टिपथ पर ले लिया हमने कि कहीं हो सकता है कि कहीं आपसे इस चीज को पूछा जाए, यदि कोई व्यक्ति औद्योगिक क्रांति की बात करता है तो वह कपास की बात क्यों करता है। मतलब औद्योगिक क्रांति में सूती वस्त्र उद्योग ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति में इतना महत्वपूर्ण घटक था कि जो कोई भी कपास की बात करता, वह जो कोई औद्योगिक क्रांति की बात करता वो कपास की बात करता। इसमें हमने आपको ये पहलू दिया कि औद्योगिकरण के प्रथम चरण में सूती वस्त्र उद्योग ने आधार का कार्य किया। जैसे सूती वस्त्र उद्योग ने इसमें आधार का कार्य किया। आरंभिक तकनीकी आविष्कार सूती वस्त्र उद्योगों से संबंधित रहे, जैसे जेम्स हार्ग्रीव्स की स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का मतलब है कि सूत की कताई कई गुना बढ़ गई। तो वो जिसने इस तकनीकी का विकास किया था उसका नाम था जेम्स हार्ग्रीव्स। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सूती वस्त्र उद्योग इतना महत्वपूर्ण था कि जो आरंभिक तकनीकी विकास हुए हैं वो भी सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुए हैं। दूसरा, रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम, वाटर फ्रेम था कि उस ऊपर से पानी गिरना जिसको आप पंचक्की की तरह कहते हो, वो राउंड घूमता था और उसी से कताई होती थी। तो फिर सैमुअल क्रॉम्पटन का स्पिनिंग म्यूल, स्पिनिंग म्यूल भी एक उससे भी ज्यादा विकसित है स्पिनिंग जेनी से, तो अधिक सूत की कताई करता था। और फिर आगे पावर लूम, तो सब तकनीकी सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में हुआ। अब 1812 तक ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय में सूती वस्त्र उद्योग की भागीदारी 7 से 8% तक पहुंच गई। ब्रिटेन की राष्ट्रीय आय में 1812 तक सूती वस्त्र का योगदान कहां तक पहुंच गया था, तो 7 से 8%। और ब्रिटिश आयात निर्यात में सूती वस्त्र उत्पादों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जैसे अब वो अमेरिका से, जैसे वो संयुक्त राज्य अमेरिका में से कपास बड़ी मात्रा में मंगवाता, भारत से भी कपास मंगवाता, और फिर उसने भारत में बड़े पैमाने पर 1813 के बाद तुम देखो 19th सेंचुरी में, जबकि एक समय था कि वर्ल्ड मार्केट का 25% भारत टैप करता था, लेकिन सूती वस्त्र के देश को ही सूती वस्त्रों से भर दिया गया। इतिहास में एक बड़ी अजीब बात हुई, और ये सूती वस्त्र ब्रिटेन ने भारत को एक मार्केट के रूप में डेवलप कर दिया। तो मार्केट के रूप में जब भारत डेवलप हुआ तो हमारे हस्तशिल्प उद्योग को गहरा धक्का लगा, हमारी अर्थव्यवस्था का पर उसका बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा। और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक्चुअली होता था वहां बड़ी संख्या में दास रखे जाते थे, तो सूती वस्त्र ऊनी वस्त्र की तुलना में ज्यादा सस्ते होते थे।
तो अमेरिकी लोग अपने दासों के उपयोग के लिए ब्रिटेन से सूती वस्त्र मंगवाते थे, सूती वस्त्र का आयात करते थे। इस प्रकार से आप इसको देखते हो। इसीलिए इसमें एरिक हॉफमैन का स्टेटमेंट, यदि कोई व्यक्ति औद्योगिक क्रांति की बात करता है तो कपास की बात क्यों करता है, का मतलब ये है कि चूंकि ब्रिटेन के औद्योगिकरण में सूती वस्त्र उद्योग की प्रभावी भूमिका रही। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव, आपको प्रभाव दिखेगा। चलिए राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव, तो प्रभाव आपको दिखेगा। एक प्रभाव दिखेगा नगरीय जीवन, नगरीय जीवन, नगरीय जीवन एवं औद्योगिक संबंधों के, एवं औद्योगिक संबंधों के संचालन के क्रम, औद्योगिक संबंधों के संचालन के क्रम में, संचालन के क्रम में, संचालन के क्रम में राज्य की शक्ति में वृद्धि, राज्य की शक्ति में वृद्धि, राज्य की शक्ति में वृद्धि। माने एक तरफ एज अ होल स्टेट के पावर में, स्टेट का इंटरवेंशन बढ़ेगा क्योंकि सैनिकों की सुरक्षा की बात होगी, नगरीय जीवन के संचालन की बात होगी, नए रूल्स बनाने पड़ेंगे, नए तौर तरीके बताने पड़ेंगे, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, लाइफ में उथल पुथल हो रहा है, स्टेट को ज्यादा दायित्व निभाना पड़ेगा। एक तरफ स्टेट के पावर में वृद्धि होगी और दूसरी तरफ राजतंत्र की शक्ति, राजतंत्र की शक्ति का सीमित होना, एवं मध्य वर्ग के अधिकारों में वृद्धि, अधिकारों में वृद्धि। देखिए राजतंत्र की जो शक्ति है, वो राजतंत्र की शक्ति, एक तरफ आश्चर्य होगा कि राज्य की शक्ति बढ़ रही है और राजतंत्र की शक्ति सिमट रही है क्योंकि अब मध्य वर्ग ज्यादा सक्रिय और सशक्त हो रहा है। वैसे भी निम्न वर्ग भी आ चुका है, वह भी राजनीति में भागीदारी निभाने वाला है, परंतु मध्य वर्ग अभी ज्यादा सक्रिय है। तो आप ब्रिटिश पार्लियामेंट का विकास देखोगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट की शक्ति विस्तार, तो मध्य वर्ग की शक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी तो पार्लियामेंट ज्यादा पावरफुल होता जाएगा और मोनार्की की शक्ति सिमटती जाएगी। ये इसका राजनीतिक प्रभाव के क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में देखोगे। अब आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में अब देखोगे कि यार